बैठ लो भाई, बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, आप भी बैठो, बैठो, बैठो भाई। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा और स्थान, मुद्दा भी वही है जो सर छोटूराम ने 1938 से शुरू करा एक आंदोलन, और स्थान भी वही है कि जो सर छोटूराम की जन्मस्थली उस अंग्रेजी हुकूमत में जब एक तरफ देश आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, उसी टाइम पे किसानों को हक कैसे मिले, अंदर सरकार में रह के 9 एक्ट बनवाए, 9 कानून, लड़ाई भी लड़ते रहे और कानून भी बनवाते रहे कि जमीन किसान की नीलाम नहीं होगी। ये कानून उस टाइम पे बना। मंडी एक्ट चौधरी चरण सिंह ने पूरा डाटा लिखा गया, वहां लागू नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। छोटूराम जी ने अपने अधिकारी भेजे और वहां से पूरा दस्तावेज मंगवाए, वो यहां पर लागू करेंगे। और आज हम अगर देखते हैं, जब उत्तर प्रदेश के और पंजाब और हरियाणा के लोग जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि 72-73 साल से पंजाब और हरियाणा को एमएसपी मिलता है और उत्तर और पूरे देश को नहीं मिलता। तो खुशहाली, क्योंकि हम अपनी फसल आधे रेट में बेचते हैं और हरियाणा में फसल बेचते हैं जाकर उत्तर प्रदेश के किसान। ये एक तालमेल है उत्तर प्रदेश को, और इसमें बहुत दिन से डीजल यहां सस्ता होता था, वहां महंगा होता था। लड़ाई ये होती थी कि भाई हरियाणा के बराबर कर दो। लेकिन जिस तरह के कानून आ रहे हैं उससे ना हरियाणा बचेगा, ना पंजाब बचेगा और ना ये देश का किसान बचेगा। मतलब जो पद्धति, जो कानून, कृषि उत्पादन मंडी, गिरवी रखी हुई जमीन के एक्ट बने, सहकारी पंजीकरण एक्ट बना, और ये भी एक्ट बना था कि अगर किसी ने 100 रुपए कर्जे पे ले लिए, अगर उसने 200 दे दिए तो पूरा खत्म हो जाता था। ये एक्ट बने थे, 9 इस तरह के एक्ट थे सारे। संपत्ति बंटवारा वो कैसे होगा, तो ये सारी चीजें बनी थी। हम उसी सर छोटूराम की जमीन पे आज हैं। आज हम लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि जो उस टाइम पे जो कानून बने उनको आज तोड़ा जा रहा है। क्योंकि छोटूराम जी गांव में पैदा हुए, उन्हें गांव की पृष्ठभूमि का पता था। आज जितने भी पॉलिटिशियन दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठते हैं, उनको गांव की हकीकत का नहीं पता। हम एक कमेटी में थे भारत सरकार की, वो चंद्रा कमेटी थी, उसमें 3 साल काम करा। फसलों का रेट क्या हो देश में, उस पर हमने काम करा 3 साल। करीब 22 मीटिंग उसमें हुई और वह कमेटी की रिपोर्ट पूरी रखी हुई है वहां पे। उसमें था, जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि किसान का बैल 165 दिन खेत में काम करता है तो उसके 165 दिन की मजदूरी लगा दी जाए। हमने कहा भाई दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं ये, इन्हें पहले अपना लिखत पढ़त कर लेने दो। जब हमारा नंबर आया लास्ट में, हमने कहा भाई 165 दिन के बाद में बैल कहां जाता है वो बता दो। कहले नहीं जी, जब उसने काम 165 दिन करा। मगर वो कहां से आया, कहां वो फिर गया, वो उसके बाद में कहां रहा, उसने कहां घास खाया, किसने उसको पानी पियाया, वो कहां से आया, ये तो बता दो। अरे बैल से काम करवा लो या मत करवा लो, घास तो खावेगा वो पानी भी पिएगा, उसके ऊपर आदमी भी चाहिएगा। तो भाई इतने बुद्धिजीवी वहां पे आदमी बैठे हुए हैं जो आपके फसलों के फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की कीमत एक है, उससे अलग 16 पैरामीटर और हैं, 16 चीजें और हैं जो फसलों के रेट में बाधा बनती है। कह लगे हमको उनको भी देखना है। देश में कोई कृषि मंत्रालय नहीं है, यह भी किसानों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है।
भारत सरकार में कृषि मंत्री नहीं है, न किसी स्टेट में देश की जनता को और किसानों को धोखा दिया जा रहा है। जो हमसे वार्ता करते हैं उसके परसेंट पास में 18% कृषि मंत्रालय के चार्ज हैं, उसके अलग हो रहे हैं विदेश मंत्रालय, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 17-18 विभाग है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं। हमने भारत सरकार को कहा कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन करो। जब तक एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन नहीं होगा, जब तक कृषि पे अलग से बातचीत नहीं होगी, गांव और किसान का भला हो ही नहीं सकता। कोई जानकारी वहां पर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में है व्यापारी को कैसे फायदा होगा, एमएसपी पे कानून नहीं और गोदाम पहले बना दिए। गोदाम बन गए बहुत बड़े बड़े, जितना पंजाब और हरियाणा अनाज पैदा करता है ना, उनके गोदामों में चला जाएगा। भूख आदमी को कितनी लगेगी, देश में भूख के आधार पे कीमतें तय होगी। ये एक नया व्यापार आया है, गरीब आदमी मारा जाएगा। किसान तो चलो यहाँ पे दाल और चावल सब बच जाएगा, लेकिन दूसरे फसल तो उसकी भी कीमतें डाउन है। लेकिन उस गरीब आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा, जो शहर में रहने वाले लोग, क्या उनका क्या होगा कि बाजरे का रेट 11 रुपया किलो बाजरा बिकता हो और शहर में 120 रुपए किलो का बाजरे का आटा बिकता हो। उसको नहीं पता, उसको ये पता है कि किसान मुझे महंगा देता है। लेकिन जो बीच का आदमी है उसको नहीं जानता बीच का आदमी कौन है। ये बीच का आदमी जो भूख पे व्यापार करता है, ये आदमी आपके बीच में आ गया। वो पहले व्यापार करते थे सोने का, उन्हें कहा कि सोना, हमारी जो महिलाएं हैं वो एक साल में 17 बार इस्तेमाल करती है सोना, अपने घर में रखती है। जब तीज त्योहार होता है, जब कोई फंक्शन शादी ब्याह होता है, तो उस टाइम पे हमारी माताएं बहनें सोने का इस्तेमाल करती है। 17 बार का डाटा है देश में। उन्हें कहा कि अनाज कितनी बार करता है कि भूख 700 बार लगती है आदमी को। तो व्यापार भूख पे करो। नया ट्रेंड पूरी दुनिया में आया है कि भूख पे व्यापार होगा। और जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, कटीले तार जो दिल्ली के चारों तरफ लगे हैं वे आपके गोदाम के चारों तरफ के होंगे। बंदर जितना भी चलना है, अंदर से रोटी नहीं जा सकता। बंदर भी इस तरह के कटीले तार और किले लगाई गई है, बंदर भी नहीं क्रॉस हो सकता। कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे, कुत्ते भी। आदमी की तो छोड़ दो, जो जिसको दान करते हैं ना, वो कुत्ता भी देश में भूख से मरेगा। भूख का व्यापार, नया व्यापार दुनिया में, ये नया ट्रेंड आया है, इसका विरोध करना है पूर्ण रूप से। मैं यहाँ का जो पंजाब, हरियाणा, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का जो किसान उठ के आया है, ये एक नई बिरादरी आई है किसान। ये नई बिरादरी की कोली भरकर आपको आपस में इसको तोड़ने नहीं देना। आपको छोटे बड़े में बांटेंगे, आपको पंजाब हरियाणा में बांटेंगे, आपको 6 में बांटेंगे, आपको जाति और धर्म में बांटेंगे। इनसे बगल हट जाना। अब की बार पहली बार पंजाब का सिख साथ में आया है, इसको छोड़ना नहीं। इससे मजबूत कौम नहीं मिली हमको भी बहुत दिन से तलाश थी कि पंजाब साथ में आ जाए तो हम क्रांति ला देंगे। अब की बार मिल गया, पंजाब साथ में मिला, इतनी मजबूत जत्थेबंदी साथ में मिली है, हम दान पुण्य कर सकते हैं बहुत। हमारे पास में ठियेबंदी नहीं थी, जो लंगर चलाने की व्यवस्था थी वो नहीं थी। हमने बहुत पंचायतें करी। टिकैत साहब भी कहते थे कि भूख हड़ताल से देश में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अपने भंडारे चलाओ, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन हर गांव से रोटी बनवा के भंडारों में दे सकते थे। लेकिन जो ठियेबंदी, जो बड़े बड़े टप भंडारे, जो लंगर चलाने की जो व्यवस्था थी, यह हमारे से कभी नहीं बन पाई। अब का बहुत चीज सीखने को मिली हमको। और ये ऐसा गठबंधन बन गया, आपस में चिट्ठी पत्री दो, रिश्तेदारियों में आना जाना करो। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये नई क्रांति जाएगा। ये पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये धरने करेंगे। इसको सुचारू रूप से चलाते रहो, पंचायतें करते रहो। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। जहां पे हमारी पंचायत होनी है, लॉकडाउन हो गया 20 तारीख का, हमने दूसरी जगह रख दी हमने पंचायत। अकोला में 20 तारीख की पंचायत थी, लॉकडाउन हो गया, हमने दूसरी जगह रख दी। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे।
हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही, जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी, वहां पे भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी, और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। जिस तरह से हरियाणा का साथ मिला है पूरा, जिस तरह से पूरा हरियाणा जो यहाँ पर धरने चल रहे हैं उसका साथ दे रहे हो आप लोग, आप इसी तरह से साथ देते रहो, किसी छोटाई बड़ाई में मत जाना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, वो आपस में भी उतने ही क्रांतिकारी से लड़े हैं। आप लड़ने का काम आपस में मत करना, नहीं तो एक किसान बट जाएगा। आपको जो कुछ करना उसके बाद में कर लेना। हमने बार बार कहा है, ना पंच बदलेंगे और ना स्टेज बदलेगी। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। जो सिंगू बॉर्डर है, हमारा मंच भी सिंगू बॉर्डर है और हमारा पंच भी वहीं रहेंगे। हमारे 40 जत्थेबंदी है, आप उस 40 जत्थेबंदी पे विचार करना, उस 40 जत्थेबंदी को आप पीछे से सपोर्ट करना। हम फैसले उसी 40 जत्थेबंदी से सरकार से करवाएंगे। आप विश्वास रखना, पूरे देश के फैसले यहां से ही होंगे, यही जत्थेबंदी करेगी। एमएसपी पे कानून भी बनेगा जिससे आसाम के किसानों को भी लाभ होगा। जिसने कभी एमएसपी पे अपना बेचा ही नहीं कुछ भी सामान, जो बिहार वहां की मंडियां खत्म कर दी, बिहार में मंडियां खत्म कर दी, वहां पे 55 फुट के घास जम गया पूरी मंडी पे, वहां का व्यापारी लूट रहा है। आज भी हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश से धान हरियाणा और पंजाब के व्यापारी खरीद कर जाते हैं, यहाँ के सेलर खरीद कर जाते हैं। सस्ते रेट में 700 और 800 रुपया क्विंटल में धान की खरीद होती है, 1100 रुपये में धान की खरीद होती है। आपकी जिम्मेदारी है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो दिल्ली के 400 किलोमीटर के क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के किसानों के ऊपर आपका भार है, आपके ऊपर उसको बेखूबी आप निभाओगे, ये हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। और आगे से जहां पे भी पंचायत हो, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ यहां पे है, लेकिन क्या हुआ ये भी आपको समझना है, भीड़ बहुत है। स्टेज कहां आपने बनाया, हमेशा आने वाले टाइम पे स्टेज कहां बनना चाहिए वो भी सब लोगों को समझना चाहिए। स्टेज वहां बने कि सूरज स्टेज पे बैठने वाले लोगों के मुंह पे हो, और पीठ जो पब्लिक है, पब्लिक के पीठ पे ऊपर सूरज रहना चाहिए, तो आपकी भीड़ कम नहीं होगी। पब्लिक अगर तंग होगी, इनके चेहरे पर सूरज लगेगा तो भीड़ घट जाएगी और मंच पे ज्यादा भीड़ होगी। जब सूरज मंच के लोगों पर लगेगा तो मंच पे भीड़ कम होगी और पब्लिक में भीड़ ज्यादा होगी। ये हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि जितने लोग यहां से जा रहे हैं, माताएं बहनें ये ऐसे कर रही, सूरज आंखों के सामने है, नेता बिल्कुल सुरक्षित है। नेताओं पे धूप रहनी चाहिए चेहरे पे और पब्लिक की पीठ पे सूरज रहना चाहिए, तो आपको भीड़ की कमी नहीं लगने की। कोई भीड़ की कमी यहाँ पे नहीं है, लेकिन सूरज ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया इन चीजों का। आने वाले टाइम पे मंच कहाँ लगे, वो मंच हमारा बहुत बढ़िया था, पक्का मंच था, आप वहां पर लगाते, ये पूरा खचा खचा आपका भरा रहता। भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन भाई आपने गुना भाग खर्चा ज्यादा कर दिया और सूरज पब्लिक के सामने आ गया। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पे आए, और सभी मीडिया कर्मियों का एक चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो मीडिया के लोग हैं आप इनसे प्यार करके रखो। एक होगा कि मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाता, अरे मीडिया के ऊपर कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये कैसे दिखाई आपकी बात। आने वाला टारगेट तो इन्हीं पे ही है, सेंसर बोर्ड लगेगा इनके ऊपर भी, एक खबरें जाएंगी, एक खबरें छनका जाएंगी। महंगाई का क्या हाल है, आज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसका असर किस पे पड़ेगा, उसका असर आम पब्लिक पे पड़ेगा। कोई गाड़ी नहीं चला रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, ट्रेन नहीं चलवाई जा रही, क्योंकि ट्रेनों को बेचने का प्रोग्राम है, इसलिए ट्रेन नहीं चलाई जा रही। हमारा है कि ट्रेन भी चले, महंगाई भी कम हो, फसलों के रेट भी बढ़े, 3 बिल वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने।
ये हमारी इस मंच से डिमांड है। और जो लोग यहाँ पाए सभी का धन्यवाद। राज्यपाल जी आगे हमारे बड़े भाई सब लोग बैठ जाओ, जो हमारे सीनियर लीडर हैं। राज्यपाल जी उग्रा साहब आपके बीच में बोल रहे, आप राज्यपाल जी की क्योंकि हमारे सबसे सीनियर लीडर राज्यपाल जी इस जत्थेबंदी के हैं। आप जरूर जो खड़े हैं आप खड़े खड़े सुन लो, राज्यपाल जी की आप जरूर बात सुनोगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और राज्यपाल जी की आप जरूर बात सुन कर जाओगे। बहुत सीनियर लीडर हमारे राज्यपाल जी है इस पूरी जत्थेबंदी के। राज्यपाल जी आओ आप। मंच के सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों, 1 मिनट बैठ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मंच पे बैठे अगवा साहबान, आज बहुत ही प्रेरणादायक दिन है जब हम हमारे बहुत ही प्रिय स्वर्गीय नेता सर छोटू राम जी की बरसी पे इकट्ठे हुए हैं। स्वर्गीय छोटू राम जी ने जिस तरह अंग्रेज की हुकूमत होते हुए किसानों के अधिकारों की रक्षा की, आज हुकूमत भले ही बदल गई, देश को पॉलिटिकल आज़ादी मिल गई, पर मैं समझता हूं अभी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। जो देश का किसान, देश का मजदूर, देश का हर वर्ग अपनी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आज की सरकार देश के हर संसाधन कॉरपोरेट के पास गहने कर धरने जा रही है और आम आदमी का जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं ऐसी बहुत बड़ी महान हस्ती के याद में जब हम जुड़े हैं तो हम अपने अपने जिम्मेदारी का एहसास करें। जब सारा समाज जिस तरह से इस आंदोलन में ये जन आंदोलन बन गया है, देश के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े हैं। कोई कन्याकुमारी में बैठा है, वो मानसिक तौर से जुड़ा है, केरला में बैठा है, आंध्रा में बैठा है, कर्नाटक में बैठा है, कहीं भी बैठा है, उसकी निगाह ये दिल्ली आंदोलन पे है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी भारतीय बैठा है, उसकी निगाह इस आंदोलन पे है। तो मैं समझता हूँ आज के दिन हमें सबको ये प्रण करना चाहिए कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा डालें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।